Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और मार्केट की क्या बात करें, बहुत टाइम के बाद ना थोड़ा जंप मिला। और रीजन वही था कि बहुत गिर भी चुका था, और कुछ न्यूज़ जो यूएस से आए ना उसके वजह से जंप मिला। आज ऑलमोस्ट 157 पॉइंट्स का निफ्टी अप था। तो हुआ क्या, बेसिकली वहाँ यूएस में कुछ जॉबलेस डेटा जो है वो काफी नीचे आए, और ऐसा लगने लगा कि भाई शायद सितंबर में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आए। क्योंकि अगर आप देखो तो यूएस में जो तेजी आई थी वो तेजी एक ही रीजन की थी कि जो उनके मैग्निफिसेंट एट थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यानी ये गूगल, एनवीडिया, उन सब के ना कह सकते हैं ना कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे, और ओवरऑल वही पूरी मार्केट को ऊपर ले जाए। लेकिन जो नीचे के लेवल है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग ले लो, लॉजिस्टिक्स ले लो, वो सब और रिटेल, वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ सही में प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। और क्योंकि देखिए 20% एवरेज टैरिफ लगेगा, तो अगर 20% एवरेज अगर टैरिफ लगता है तो एट द एंड ऑफ द डे नो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी डाउन होगा। तो वो सिचुएशन आ सकते हैं, और जीडीपी अगर डाउन आता है तो शायद फेड इंटरेस्ट रेट कट करे। तो सितंबर में चांसेस बढ़ गए कि यूएस फेड रेट कट करेगा, और उसके वजह से आपने देखा कि अक्रॉस आप देखो ना इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी तेजी आने लगी, और वही चीज आज हमने इंडियन मार्केट में भी देखी। अब इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत गिर भी चुका था, इससे थोड़ा पुल बैक आया। लेकिन अगर आप एफआई की बात करें तो एफआई तो कितने टाइम से सेलिंग प्रेशर में, ये बहुत ही सेल कर रहे हैं। आई थिंक काफी एक दो महीने से अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। और अगर जितना मुझे ज्यादा, तो देखो मैं एफएनओ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि लॉन्ग की ऑलमोस्ट 7.5% ही लॉन्ग है ऑलमोस्ट एफआई में, जो आई थिंक 2023 में एंड में था। तो बहुत सारे अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक एफआई सेलिंग कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि बॉटम पे पहुंच गए, हिस्टोरिकल बॉटम में। लेकिन आगे जाके लग रहा है कि मार्केट यही रेंज में घूमेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं आ रहे हैं। और रिजल्ट सीजन अच्छा, आगे जाने से पहले गाइस आज हमने एक सेल दिया है हमारे एक स्टॉक का। तो हमारे जो प्रॉफिट बिल्डर मेंबर्स है प्लीज जाके मेल जरूर देखिए, उस वो आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स नो आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, पर प्लीज जाके देख लीजिए। और गाइस हमारा नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिए, लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। ये बेसिकली वेनसडे होगा शाम को 8 बजे। ठीक है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट सीजन तो देखो ठीक ठाक ही रहा है, इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, कुछ आज मैरिको का रिजल्ट आया ठीक था, कंपेरेटिवली अच्छा था। और मैरिको अगर आप मुझे ईटी नाउ में वहां भी फॉलो करे तो मैंने बोला था कि मैरिको मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके बिजनेस अपडेट भी अच्छे थे और रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आया है। और अगर एमसीएक्स देखो तो रिजल्ट अच्छा आया था लेकिन एस्टिमेट से कम था, लेकिन आज अच्छा खासा भागा था वो। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ऑलमोस्ट ना 8% भागा। ट्रांसफॉर्मर्स और वो सब भी क्यों तेजी में है? देखो यार क्या होता है कि जब पूरा एक एनर्जी सेक्टर ही बहुत अच्छी खासी तेजी आगे जाके दे सकता है, क्योंकि डिमांड तो है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड है, थर्मल एनर्जी की भी आगे जाके डिमांड रहेगी। तो उसमें क्या होता है कि जब ये एनर्जी ट्रांसमिशन होते हैं ना, तो ये ट्रांसफॉर्मर और वो सब इजीली आप कह सकते हैं ना कि उनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। इनकी भी ऑर्डर बुक मैंने देखा था तो अच्छी खासी थी, ऑलमोस्ट नो 5,000 करोड़ से ज्यादा तो अभी के ऑर्डर बुक है। आगे जाके ऑलमोस्ट वो बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रहे हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रांसमिशन बिजनेस में देखो ना तो वो आउटलुक ठीक ठाक ही लग रहा है। और आगे जाके इन सब में अगर पावर ग्रिड भी आ जाता है उसमें, और काफी ज्यादा, तो ये सब थोड़े सेफ स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर हम लोग आईटी की देखें तो आईटी में थोड़ा जंप आया, लेकिन इससे कुछ देख नहीं सकते। देखो आईटी जो मैं, आप लोग मुझे अगर फॉलो करें तो मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में भी मैंने काफी हद तक सब निकाल ही दिए। रीजन वही है कि आगे जाके इश्यूज आएंगे। अब देखो ये यूएस की डिस्क्रिशनरी इनकम में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा। और कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पेक्ट है, खास करके बीएफएसआई सेक्टर, जहाँ हमारे जो टीसीएस है, इंफोसिस है, उन सब ने
काफी नो कह सकते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से आए। 90% अगर देखो तो यही सब कंट्रीज से आ रहे हैं, यूएसए, यूरोप। तो वहां अगर उनको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी आईटी में, तो इन पे इम्पैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होंगे, एआई का बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। आज ही सुबह, कल ही सुबह मैंने पढ़ रहा था, सैम सैम जो अपना ये ओपन एआई यानी चैट जीपीटी का जो मेन बंदा है, वो बोल रहा है कि चैट जीपीटी 5 जो जो लॉन्च कर रहे हैं ना, वो पूरा दुनिया हिला देगा। यानी वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये मिसाइलें फेंकी थी उन्होंने, एटम बॉम्ब फेंके थे यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, क्योंकि वो देख के लोग घबरा गए कि भाई एटम बॉम्ब यूज हुआ तो खत्म बात। तो वैसे ही कहते हैं कि चैट जीपीटी 5 जो रिलीज हो रहा है वो पूरी सब कुछ चेंज कर देगा। यानी आगे जाके जॉब्स में इश्यू होंगे, वो तो हर एक बंदे को खुद का देखना पड़ेगा कि आगे जाके वो कैसे बढ़ना चाहता है, किस तरह से वो एआई यूज करेगा। गाइस, एआई एक बड़ा गोस्ट है, बड़ी कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी चीज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग भी अपने डेली लाइफ में एआई यूज नहीं करो, स्टार्ट यूजिंग इट आपके काम में, आपके जॉब में। मुझे पता है ऐसे तो मोस्टली सब लोग यूज करते होंगे, लेकिन कैसे आप थोड़ा एडवांस में भी यूज करो वो देखिए। देखो मैं भी बहुत ही मैं खुद चैट जीपीटी का प्रो वर्जन, एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूँ। हम तो देखो यार टीवी में आते रहते, एनालिसिस करते रहते, तो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ है। मेरी टीम भी यूज करती है, जो रिसर्च टीम है, वो क्यों ना करें। जो चीज आपको 6 घंटे में हो सकती है, वो चीज वो 5 मिनट में करके देता है, तो क्यों ना करें आप। और ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव वे में करते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि ये जो इम्पेक्ट एआई का आएगा जो आईटी में, वो बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट होगा। हाँ, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आप समझो ये प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ है आईटी इंडस्ट्री में, कि हमारी आईटी इंडस्ट्री काफी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रह के रह गई। ओके, हम लोग अभी भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में रह गए। ऐसा नहीं है कि टीसीएस के पास पैसे नहीं थे, इन्फोसिस के पास, एचसीएल के पास, लेकिन पता नहीं इनोवेशन ही नहीं करना था। टाटा सन्स का 70% जो प्रॉफिट यानी कैश आता था, वो टीसीएस से आता था, तो वो अपनी कैश काउ को हिलाना नहीं चाहते थे। 3 साल पहले जब एआई आया, 4 साल पहले एआई आया अच्छी तरह से, ऐसे ही एआई तो 10-15 साल, 15-20 साल से होगा, लेकिन जो अच्छी तरह तो क्या इन लोगों को पता नहीं होगा? सब पता होता है यार, आईटी इंडस्ट्री में यार उनको सब पता होता है। लेकिन वो जानबूझ के उसमें घुस नहीं थे, एक्विजिशन नहीं कर रहे, तो उनको लगा कि भाई अगर हम लोग ये चीज ला दिया, तो हम लोग ये 6-6 लाख एम्प्लॉयज लेके बैठे, उनका करेंगे क्या। और अभी उसलिए ये डिले करते गए। अब लेकिन अभी समझो, अभी वो 2% अपना वर्कफोर्स कम कर रहे हैं, और आगे जाके भी सब कंपनियां कम करेगी, तो अब नहीं करोगे क्या? पहले जो था वो अभी होगा, लेकिन ये चीज कोई देखता नहीं है। उनको लगता है चलो जितना डिले हो सकता है करो, आगे जाके देखेंगे। एंड दिस इज हाउ इज नो कंपनियों को डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। और वही चीज आपको समझने कि इन इन सब के वजह से आगे जाके इनका डिमांड किस तरह से इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट है ये। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। और इसलिए और प्रॉब्लम क्या है पता है, अपनी सबसे बड़ी दिक्कत है कि निफ्टी में सेकंड मेजर जो सेक्टर आता है वो है एआई। बीएफएसआई के बाद, यानी सॉरी बैंकिंग फाइनेंशियल के बाद, यानी बैंक्स एनबीएफसी के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर आता है आईटी का। अब आईटी का इतना बड़ा वेटेज जब निफ्टी में होगा और अपना आईटी ना बढ़े, तो फिर क्या होता है कि अक्रॉस द बोर्ड फिर मार्केट भी इतना बढ़ता नहीं है। और वही चीज इम्पैक्ट आती है एआई का, सॉरी आईटी का इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा निफ्टी में भी इम्पैक्ट आएगा आगे जाके। लेकिन हाँ, आई एम पुटिंग माई नेक अप, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि नो, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं तो ना ही बोलूंगा, आप बोलोगे नहीं सब मिड कैप और उन सब में इन्वेस्ट करो, तो भी मुझे डर ही लग रहा है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पूरा सेक्टर प्रॉब्लम में होगा, तो इन सबको भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग पीछे कहाँ, हम लोग क्यों, हम लोग बात करते हैं कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यूएसए कभी हद तक ट्रम्प नो हमें दबा रहा है एंड ऑल दैट, बट ट्रम्प और वो सब, वो इकोनॉमी ऐसी ही है, वो इकोनॉमी इनोवेटर की इकोनॉमी है। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर की इकोनॉमी, हमें इनोवेटर बनना नहीं है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन क्रॉस हो गया, एनवीडिया का तो ऑलरेडी हो गया। यानी हमारा पूरा देश का जीडीपी है $4 ट्रिलियन। यानी हमारे देश के जीडीपी की तरह एनवीडिया और
माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी ही हमारे पूरे देश की जीडीपी है, और वो भी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब सोचो, आप सोचो, यानी वो माइक्रोसॉफ्ट, यूएस को छोड़ दो, अदर देन टू इकोनॉमी, पूरी दुनिया के सभी इकोनॉमी से बड़े उनका मार्केट कैप है। माइक्रोसॉफ्ट ले लो या एनवीडिया ले लो, इस तरह से इतनी इतनी बड़ी कंपनियां वहां है, और इसलिए वो रूल करते हैं, वहां है पावर। और ये अगर आप, ये सब बड़ी कंपनियां कौन सी बनती है, वो है इनोवेटर, वो इनोवेटर है, वो इनोवेशंस है, और वो एआई ही यूज कर रहे हैं। और एआई और बहुत बड़े बड़े मिलियनर्स बनाएंगे आगे जाके। अब वो हमें देखना है कि हम लोग कितना यूज करें, हम लोग किस तरह से आगे बढ़े, वो बहुत ही जरूरी है आपका। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ सब कमाने आते हैं, करेक्ट। और इनोवेटर है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इनोवेशन में, लेकिन जब वो कमाने बैठेगा ना, वो बहुत कमाएगा। अब देखो डीप सीक का क्या हुआ, जबरदस्त चला ना डीप सीक अपना, सॉरी चाइना का डीप सीक कैसा चल रहा है। तो वही वही आप समझो, तो यही चीज हमें भी समझनी है कि आगे जाके इनोवेशन का ही सबसे बड़ा लोग, और वहीं हम लोग प्रॉब्लम है कि हमारा इतना इनोवेशन नहीं है। ओके, बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, आई डू आंसर ऑल दैट। ओके, और मैं थोड़े क्वेश्चंस भी ले लूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं सो क्या है कि आप लोगों को पता चले। बाय द वे, अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में भी आपको थोड़ी चीज ध्यान में रखनी है कि प्लीज रिजल्ट का वेट कीजिए, और थोड़ी देर उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट से पहले इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट जो सीजन आ रहा है ना, काफी वॉलेटाइल आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह पे हो रहा है, यानी अक्रॉस द सेक्टर भी थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, पहले मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो चले, पहला क्वेश्चन है गाइस, किसका है, विजय, विजय गेवराड़ी 66, कैन वी कीप एक्सिस बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म? वेल, एक्सिस बैंक आई थिंक उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, प्लस उन्होंने जो बोला ना कि मैं हम लोग थोड़ा एडिशनल प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और उसका वो एक थोड़ी दिक्कत वाली थी। और अगर आप उनका क्रेडिट ग्रोथ देखो तो वो सिंगल डिजिट में है। ठीक है, अगर आगे जाके भी वो जो गाइडेंस है वो सिंगल डिजिट, तो मुझे थोड़ा यहाँ इशू लग रहा है एक्सिस बैंक का। क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट, एक्सेलरेटेड प्रोविजन एक्चुअली ना सेबी ने बोला था, नहीं सॉरी आरबीआई ने ही बोला था कि आप एक्सेलरेटेड प्रोविजन लगाओ। तो अभी देखो ये स्टॉक काफी नीचे आ गया, ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने टॉप से तो ऑलमोस्ट 20% गिर गया है। तो थोड़ी वेट कर लो, जल्दी नहीं है इसमें कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक विजय जी थोड़ा वेट कर लो, और बाद में ही इसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाकी अगर आप चाहो तो नो लाइक आईसीआईसीआई बैंक और वो सब ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, अदर प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो उसमें आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक रिजल्ट है that I heard many times, Pankaj Jenu, that when the index of USA rises, Indian market will gain, but it vice versa। नहीं, ऐसा जरूर नहीं है पंकज जी, पहले बहुत रहता था कि भी यूएस चलेगा तो हम भी चलेंगे, लेकिन आजकल थोड़ा ये कोरिलेशन ना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बढ़ चुकी है, और उसके बाद ये कोरिलेशन थोड़ा कम होते गया। अभी ऐसा नहीं कि यूएस भाग गया तो हम, अब जैसे कल यूएसए डाउन था, हम आज ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि यूएसए नीचे आएगा तो हम ऊपर जाएंगे, वो कोरिलेशन पहले था। लेकिन अभी क्या हुआ कि एफआईआई जो मेजर पार्ट थी वो अभी कम होते गए हैं। अब उनका पहले 22% मार्केट शेयर था, अभी वो कुछ 15-16% ही मार्केट शेयर है। और जबकि हमारा डोमेस्टिक का डीआईए कॉन्टिन्यूसली पिछले एक महीने से बाय करे, तो उनका 17-18% मार्केट शेयर है। तो जब डीआई का इतना बड़ा मार्केट शेयर है ना, तो फिर क्या होता है कि वही मार्केट संभाल लेते हैं। तो अभी ऐसा रिवर्स है, यानी रिवर्स तो नहीं बोल सके, यानी ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं आ रहा है कि भाई यूएसए गिरेगा तो हम भी गए, तो वो पहले था अभी कम है। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कोटक रिजर्व ऑल द सेक्टर्स वे डाउन, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टेल द रीजन। देखो, कोटक बैंक का रिजल्ट तो सही में अच्छा नहीं था, प्रोविजन हाइक था, और वो अगर आप देखो ना तो कोटक बैंक जैसे एक्सपेक्टेशन था उसके सामने उसने रिजल्ट ही नहीं दिया।
ओके, और वो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कोटक बैंक से रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से कोटक बैंक, आप देखो, मैं कभी भी कोटक बैंक को मैंने पहले भी कभी रेडार में इसलिए नहीं रखा था कि वो बहुत ही सेफ बैंक है, और वो कहते हैं ना, चाय भी फूक फूक के पिएगी। तो उसने पिछले कुछ सालों से, 5 साल से, ऐसा कोई कंपाउंडिंग रिटर्न दिया नहीं है कोटक बैंक ने। तो एज ए इन्वेस्टर आई थिंक वो अवॉइड ही है मेरे एंड से। और बेटर है आप इसको अवॉइड कीजिए, और दूसरे सब प्राइवेट बैंक्स को भी आप नज़र में रख सकते हो। बजाज फाइनेंस के पहले ऑप्शन नहीं है, उनका रिकॉर्ड खराब है। अच्छा, खेमका गोपाल भाई, देखो बजाज फाइनेंस भी अगर आप देखो तो रिजल्ट बहुत ही खराब आया था। बजाज फाइनेंस की जो कमेंट्री थी ना, उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया था। रीजन वही था कि वो बोल रहे थे कि भाई जो एमएसएमई लोन्स है, ओके, और एमएफआई लोन्स है ना, वहाँ एक बड़ा इशू चल रहा है। अगर आप देखो तो उसका अपने टॉप से तो ऑलमोस्ट, ये अभी पहले तो उतना ही था, लेकिन टॉप से ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। रीजन वही है कि उनकी कमेंट्री अच्छी नहीं है। लेकिन ये सब बैंक्स है, ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है, यानी अच्छे होते हैं, यानी इनका कामकाज अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और नीचे है तो आप देख सकते हो। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि एमएफआई लैंडिंग और एमएसएमई लैंडिंग में उनको इश्यूज दिख रहे हैं, और इसलिए वो 10% गिरी है। कंज्यूमर फाइनेंस है, तो यहाँ क्या होता है कि इनके एनपीएस तरफ तुरंत ही शूट अप होते हैं। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एनपीए पे नजर रखो। लेकिन बजाज फाइनेंस की बात ही अलग है। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, और वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर रही है। तो आई थिंक थोड़ा और नीचे आता है तो वन हैज टू थिंक एंड नो, थोड़ा वैल्यूएशन नीचे आता है तो आप सोच सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो अराउंड कह सकते हैं ना कि 5.6 के आसपास है। कह सकते हो ना, वन ऑफ द बेस्ट, यानी ऐसे प्राइस टू बुक वैल्यू में आप गलत जा ही नहीं सकते। अगर थोड़ा भी रिजल्ट कम आया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टॉक में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? खेमका गोपाल ने, हाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि सर, डू विजडम पॉन्ड विजडम प्रॉम्प्ट का डोंट नो इट विल टेक अ फोन कॉल व्हाट टू स्टॉप टैरिफ। अच्छा, ये यू बेसिकली बात करें इनकी, ट्रम्प ने जो 25% टैरिफ लगा दिया। देखो, अब वो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। उनको वो रात को दिन बोल सकते हो, दिन को रात बोल सकते हैं, और वो बस उनको नोबेल प्राइज चाहिए। वो पूरे दिन यही माला जपते रहते कि भाई मुझे नोबेल प्राइज दिए ना। जबरदस्ती घुस रहे इंडिया पाकिस्तान के, मैंने वॉर सीज फायर कराया था ये वो। बट ठीक है, वो ट्रम्प है, खुद भी कर सकते हैं। और हमें भी पता है कि ये जो 25% का टैरिफ जो लगाया था, वो एक तरह से पुश करने के लिए लगाया था कि भाई हाँ, थोड़ा इंडिया पुश हो और नो अपना टैरिफ थोड़ा कम करे। देखते नेगोशिएशन चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा इंडिया का पहले होना चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि ट्रम्प तो 3 साल है, बाद में चले जाएंगे। लेकिन हमें तो एक बार ये फिक्स हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड इसलिए आई थिंक, मुझे इतना तो पता है कि ये सरकार इसको लाइटली, उसने जवाब ही नहीं दिया ना। ट्रम्प ने बोला कि भाई रशिया का ऑयल भी अभी उन लोगों ने बंद किया। दूसरा स्टेटमेंट आ गया हमारा उसी 1 घंटे के, भाई हम तो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो 3 नेशन है, देखो वर्ल्ड में क्या होता है कि जिनके पास मिलिट्री पावर होते हैं ना, आगे जाके वो रूल करेंगे। तो मिलिट्री पावर किसके पास है? यूएस के पास है, रशिया के पास है, इंडिया के पास है, चाइना के पास है। खुद की मिलिट्री है, खुद का पूरा है। ऐसा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये तब जब तुम आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो ना, तो एक तरह से खुद डिसीजन भी लेते हो। और अभी इंडिया, यूएस और चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना एक तरफ हो गए, और इंडिया ले रहा है तेल दबा के रशिया से, चाइना भी ले रहा है, खली वली तुमको जो करना है करो। और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये ट्रम्प साहब कितने टाइम से चाइना को दबाने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज से पता चल रहा है कि इनकी जो कहते हैं ना कि वो है कि भाई नहीं मैं दबा के रखूँ, तो वो सब अभी हो नहीं रहा है। इसे और बौखला रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, ऐसे बात करें। लेकिन देखो, ये 25% लगा है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होकर नीचे आएगा। 7 तारीख को लगने वाला है, देखते हैं उससे पहले क्या होता है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये सेशन अच्छा लगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और हमारी वेबसाइट अटेंड कीजिए, CA Tapan.in, पोर्टफोलियो बिल्डर, जहाँ हम लोग सभी इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF सब रेकमेंडेशन देते हैं बहुत ही मार्जिनल प्राइस में। ओके, और
यानी महीने का तो आपका होटल का बिल ज्यादा होगा, तो उतने में देते तो जरूर अटेंड करो, रिसर्च रिपोर्ट्स भी देते तो देखना जरूर ना। और नेक्स्ट सेशन अटेंड करना, और हमारे जो मेंबर्स है गाइस, एक सेल रिकमेंडेशन है, जरूर जाके देखिए, ठीक है। चले सी यू देन, कल मिलते हैं, बाय बाय।